हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चैनलला नक्की सब्सक्राइब करा. शोभित बेबी, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें अपने लिए कोई दीवानगी नजर नहीं आती, या तुम आज भी पत्थर बने रहोगे? नाइट क्लब के हल्के अंधेरे और धुआंधार माहौल में सोफे पर लेटा शोभित चौधरी के सीने पर झुकी एक बेहद हसीन और मॉडर्न मॉडल ने अपने जादू भरी उंगलियों से उसके गिसान छेड़ते हुए सरगोशी की थी. शोभित के होठों पर एक दिलकश मगर जहरीली मुस्कान फैल गई. उसने एक हाथ से मॉडल की कमर को अपनी पकड़ में लिया और दूसरे हाथ में मौजूद विस्की का गिलास अपने होठों से लगाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया. उसकी नजरों में एक अजीब सी बहशत और बेचैनी थी. मोहब्बत और मैं तुम गलत जगह उम्मीद लगा बैठी हो जाने मन. शोभित चौधरी मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ खूबसूरत पलों को जीता है. सिर्फ खूबसूरत पलों को जीता है और तुम सिर्फ आज रात का हिस्सा हो. कल सुबह मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं. उसने उसके कान के पास झुककर कहा. वह लड़की उसकी बातों के जादू में खो गई. मगर उसी पल मेज पर पड़े शोभित के महंगे फोन की स्क्रीन रोशन हुई और उस पर दादाजी का नाम किसी खतरे की घंटी की तरह चमकने लगा. फोन की लगातार वाइब्रेशन और रिंगटोन ने उस रोमानी और नशीले माहौल का सारा मजा किरकिरा कर दिया. शोभित चौधरी के माथे पर बल पड़ गए और उसने झुझुलाकर फोन की ओर देखा. मॉडल ने उसे रोकना चाहा. अरे छोड़ो ना शोभित, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? बजने दो फोन, आओ ना मेरे पास. मगर शोभित ने उसे एक झटके से गुस्से से देखा. मेरा मूड नहीं है. उसने फोन को साइलेंट पर डालकर फोन पर टक दिया. ये दादा जी भी ना तो चैन से जीने देते हैं ना रहने देते. हर वक्त नसीहतें, हर वक्त रोक टोक. मुझे इन जंजीरों से नफरत है. मैं आजाद रहना चाहता हूँ, खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ. लेकिन दादाजी मुझे एक पल भी आजादी का नहीं देते. उसने दोबारा गिलास भरा और एक ही सांस में पी गया. उसकी ये हरकत साफ बता रही थी कि उसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है. वह अपनी जवानी और दौलत के नशे में अंधा हो चुका था और उसे खबर भी नहीं थी कि जिस फोन कॉल को इस वक्त वह नज़रअंदाज कर रहा था वही उसकी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाली है जो उसकी इस बनावटी दुनिया को राख का ढेर बना देगी. अगली सुबह का सूरज अपने पूरे आभा के साथ निकल चुका था जब शोभित की स्पोर्ट कार चौधरी बिल्ला के लंबे चौड़े पोर्च में आकर रुकी. गाड़ी से निकलते ही उसने अपना सिर थाम लिया क्योंकि रात की भारी पार्टी और शराब का असर अभी तक उसके दिमाग पर बाकी था. सिर पर मानो हथौड़े से बरस रहे थे. वो आंखों पर काला चश्मा लगाए लड़खड़ाते कदमों से जैसे ही लॉन में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक गए. सामने उसके दादाजी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे और उनके चेहरे पर जो भाव था वह शोभित ने पहले कभी नहीं देखा था. गुस्सा या फिर शायद मायूसी. दादाजी ने शोभित को इस कर एक गहरी सांस ली और अपनी गोद में रखा हुआ अखबार साइड में रख दिया. आ गए तुम, या अभी कुछ और कसर बाकी थी? रात भर घर से गायब रहकर गैर औरतों के साथ वक्त गुजार कर खानदान की इज्जत की ईथी निकालने में शोभित ने बेजारी से चश्मा उतारकर सोफे पर उछाल दिया और लड़खड़ाती जुबान में बोला. प्लीज दादा जी, सुबह सुबह यह मेलो ड्रामा शुरू मत कीजिए. मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अभी सिर्फ नींद की जरूरत है, आपके लेक्चर की नहीं. वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ना चाहता था मगर दादाजी की अगली बात ने उसे वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया. रुक जाओ शोभित, इधर आओ, मेरे पास पास आकर बैठो. मुझे बहुत जरूरी बात करनी है. दादाजी की आवाज में सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी विनती थी. वो बेदिली से वापस मुड़ा और उनके सामने जाकर सोफे पर बैठ गया. क्या बात है दादाजी? जल्दी बोलिए.
मेरा सर फट रहा है। दादाजी ने व्हीलचेयर थोड़ा सा आगे बढ़ाई और शोभित का हाथ अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया। बेटा, तुम कब तक ही बेमकसद जिंदगी गुजारते रहोगे? देखो अपने आप को, तुम क्या से क्या बन गए हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम शराब और अपनी जवानी बर्बाद कर दो। तुम्हारा बिजनेस वैसे का वैसा ही पड़ा है और तुम उसे संभालने की बजाय आवारागर्दी करते हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम सीरियस हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां समझो। शोभित ने अपना हाथ छुड़ाया और झुंझुला कर बोला, दादाजी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस की चिंता नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। प्लीज मुझे मत रोकिए। दादाजी ने उसकी आंखों में देखा, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को सुकून की तलाश होती है और वह सुकून घर बसाने में मिलता है। मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आ जाए और मैं मरने से पहले तुम्हें खुशहाल जिंदगी जीते हुए देख सकूं और तुम्हारे बच्चों को गोद में लेकर वो सुकून पा सकूं कि मेरी आत्मा को शांति मिले। दादाजी की बात पर शोभित हंस पड़ा। शादी और मैं, दादाजी, आप भी कमाल करते हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे एक उड़ता हुआ पंछी हूँ, आजाद ख्याल का मालिक, और मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। मैं शादी नहीं करूंगा, यह कहकर वो उठा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। दादाजी उसे हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए, मगर उन्होंने भी हार नहीं माननी थी। शाम को जब शोभित फ्रेश होकर चाय की मेज पर आया तो उसका मूड काफी बेहतर था। रात की थकान उतर चुकी थी और वह अपने रूटीन के अनुसार काफी एक्टिव लग रहा था। दादाजी पहले से वहां मौजूद थे, शायद इसी मौके के इंतजार में थे। शोभित ने जूस का गिलास उठाया तो दादाजी ने दोबारा बात शुरू कर दी। शोभित, बेटा, सुबह वाली बात पर ठंडे दिमाग से गौर किया तुमने? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं बेटा, पता नहीं कल का सूरज देख पाऊं या नहीं। क्या तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते? शोभित ने गिलास नीचे रख दिया और दादाजी की ओर देखा। दादाजी, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए। मैंने कहा था ना, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे अब भी बहुत से प्लान्स हैं। दादाजी की आंखों में नमी उतर आई। बेटा, मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की है। तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होनी दे सकती। मैंने अपने बचपन के दोस्त नीलेश खन्ना से वादा किया है। उनकी पोती बहुत ही प्यारी और सब शरीफ बच्ची है। वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। प्लीज बेटा, मेरी इज्जत रख लो। तुम्हें मेरी कसम है। दादाजी की आंखों में आंसू देखकर शोभित पिघल गया। वो उनसे बहुत प्यार करता था और उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने गहरी सांस ली और हथियार डाल दिए। ठीक है दादाजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कर लूंगा शादी। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं ये शादी सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूँ। मेरा उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही उसे वह प्यार और ध्यान दे पाऊंगा जिसकी हर लड़की उम्मीद करती है। कल को अगर वह दुखी हुई या आपसे उसने शिकायत की तो मुझसे शिकवा मत कीजिएगा कि मैंने आपकी बहू को इज्जत नहीं दी और उसे प्यार नहीं दिया। दादाजी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब वो घर आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हाँ कर दो, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। शोभित ने कंधे उचका दिए और वहां से उठ गया। उसे यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाली थी। दूसरी तरफ शहर के गरीब इलाके में शाम के साए लहोने वाली थी। इसी तरफ शाम के साए लहराने लगी थी और आज उसे घर पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी रिक्शे से उतरी और अपना बैग संभालती हुई घर के दरवाजे तक पहुंची। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक सुकून था, क्योंकि वह अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करके संतोष पाती थी। घर में दाखिल होते ही उसकी दादी उसे किचन में बिजी नजर आई और दादाजी लॉन में किसी गहरी सोच में गुम बैठे हुए थे। इशिता आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगी और फिर उनके पास जाकर बैठ गई।
दादाजी, सब खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नीलेश जी चौंक उठे, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। इतने में दादी जी उसके लिए पानी का गिलास लेकर आ गई थी। दादाजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज मेरे बचपन के दोस्त चौधरी साहब आए थे और वह अपने पोते शोभित का रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए। इशिता के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि चौधरी खानदान कितना अमीर और पहुंच वाला खानदान है, लेकिन दादाजी वो लोग तो बहुत ही अमीर और बहुत बड़े लोग हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। और मैंने तो सुना है कि उनका पोता बहुत अमीर और बहुत मॉडर्न है। मैं वहां कैसे रह पाऊंगी? और सबसे बढ़कर मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं जाऊंगी? इशिता की आंखों में आंसू आ गए। पापा तो विदेश जाकर अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं। उन्होंने कभी पलट कर नहीं पूछा। और माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई। अब आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं शादी नहीं करूंगी। नीलेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम बूढ़े हो रहे हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं। हमें हर वक्त तुम्हारी चिंता सताती रहती है कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। चौधरी साहब ने मुझसे वादा लिया है कि उनका पोता तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। यह रिश्ता तुम्हारे नसीब में लिखा है। बेटा, इनकार मत करना। मेरी इज्जत रख लो। इशिता ने अपने दादाजी की आंखों में उम्मीद और बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया। वो उनकी बात टाल नहीं सकती थी, जिन्होंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। उसने अपनी तमाम परेशानियों को और डर को दिल में दबा लिया और सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे लिए हुक्म के समान है। मैं आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी दादाजी। नीलेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया। और मगर इश्ता का दिल बेचैन हो गया था। उसे डर था कि वह दादाजी को अकेला छोड़कर एक अनजान रास्ते पर कैसे चल पाएगी। सोमवार का दिन भी आ पहुंचा और शादी का फंक्शन बेहद सादगी से तय हुआ था, क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी हॉल में खामोशी का माहौल था। शोभित सफेद शेरवानी में दूल्हा बनकर बैठा था और बेहद हैंडसम लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी और बेजारी छाई हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे वो किसी कैद से छूट कर भाग जाना चाहता हो। उसके दोस्त लगातार उसे छेड़ रहे थे, मगर वो उन्हें घूर कर चुप करवा देता था। तो वहीं दूसरी तरफ उसके बराबर में बैठी इशिता लाल जोड़े में सजी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसका चेहरा भारी मेकअप और गहनों से सजा हुआ था, मगर उसके दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी। पंडित जी ने शादी की रस्मों के लिए वर और वधू का नाम लिया तो एक पल के लिए शोभित ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दादाजी की सांसें अटक गई कि कहीं वो मंडप से उठकर ना चला जाए। शोभित ने एक पल के लिए नजर उठाकर शादी की रस्में पूरी करने लगा, लेकिन उसके अंदाज में कोई खुशी नहीं थी, कोई जोश नहीं था। बस एक मजबूरी थी जिसे वो निभा रहा था। सारी रस्मों के दौरान उसने एक बार भी नजर उठाकर अपने साथ बैठी दुल्हन को देखने की जरूरत महसूस नहीं की थी। विदाई का वक्त आ गया तो इज्ता अपने दादा दादी के गले लगकर खूब रोई। उधर शोभित गाड़ी में बैठा लगातार हॉर्न बजाता रहा। जब इस्ता गाड़ी में आकर बैठी तो शोभित ने उसकी तरफ देखे बिना ही गाड़ी को एक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ा दिया। उसने गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया और इस्ता सीट से सिमटी हुई बैठी रही। उसके दिल में हजार तरह के डर जन्म लेने लगे। शोभित इतना खामोश क्यों है? क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं, या फिर कोई और वजह? मगर वो कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सकी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। घर पहुंचने के बाद नौकरानियों ने इशिता को शोभित के प्राइवेट फ्लोर में मौजूद आलीशान बेडरूम में छोड़ दिया था। कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था।
हर तरफ ताजे गुलाब के फूलों की महक थी जो इशिता को थोड़ा सुकून दे रही थी। वो बेड के कोने में सिमटी घूंघट निकाले बैठी थी। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट पर उसे लगता कि अभी दरवाजा खुलेगा और शोभित अंदर आ जाएगा। वह सोच रही थी कि शायद वह थका हुआ होगा या फिर शायद थोड़ा शर्मीला है। वह खुद को शोभित के आने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। कभी कभी आने वाले पलों को सोचकर शर्मा भी जाती, मगर वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था और दरवाजा नहीं खुला। दूसरी तरफ शोभित नीचे लॉन में मौजूद था। उसने अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंक दी थी और शर्ट की आस्तीनें ऊपर तक चढ़ा ली थी। वह आज फिर पी रहा था, गिलास भर रहा था और खाली कर रहा था। उसके सामने उसके कुछ दोस्त बैठे थे जो उसे उकसा रहे थे। अरे यार, आज तो तुम्हारी शादी की रात है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यार, अपनी नई नबीली दुल्हन के पास जाओ, उसे मुंह दिखाई का तोहफा वगैरह दो और आज की रात की रस्म को पूरा करो। शोभित ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ गिलास मेज पर रखा। आज मेरा मूड कुछ और है यार। मुझे इन रस्मों रिवाजों के ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और खड़ा हो गया। चलो यारों, हाईवे बनाइए, आज रेस लगाने का मूड है। मेरा दिमाग बहुत थक चुका है, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। उसके दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, मगर वह किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वह तूफान की तरह घर से निकला और अपनी स्पोर्ट कार में बैठकर उसे हवा से बातें करने के लिए दौड़ा दिया। ऊपर कमरे में बैठी इशिता अभी तक इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। उसे तो यह भी खबर नहीं थी कि वह उसे तन्हा छोड़कर चला गया है। वो शोभित टेक लजकर बैठ गई और शोभित की वापसी का इंतजार करने लगी और उसके दिल में हजारों डर जन्म ले रहे थे। धीरे धीरे रात ढलती गई और सुबह की रोशनी भी फैलने लगी। इशिता थकान से कब सो गई थी उसे खुद भी पता ना चला। अपनी सुबह की ठंडी हवा खुली खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में मौजूद गुलाबों की महक और भी गहरी हो गई। सारी रात के इंतजार और थकान के बाद वो गहरी नींद में थी। उसके मासूम चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने शोभित की मौसी खड़ी थी, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में कदमों से चलती हुई इशिता के पास आई और उसका बाजू पकड़कर जोर से झिंझोर डाला। वह क्या किस्मत पाई है हमारी नई नवेली दुल्हन ने। महारानी अभी तक आराम से सो रही हैं, उठो जल्दी और मुझे बताओ कहाँ है मेरा शोभित। इशिता अभी तक नींद और जाग के बीच की हालत में थी। उसने एकदम से घबराकर अपना दुपट्टा ठीक किया और कांपती हुई सी आवाज में बोली, वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि शोभित कहाँ है। पूजा जी ने ताने भरी हंसी के साथ उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो फिर और किसे पता होगा? सारी रात वो घर नहीं आया और तुम यहाँ बेखबर सो रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ, तुमने उसे क्या कहा कि वो घर छोड़कर चला गया? इशिता की आंखों में आंसू तैरने लगे। उतने नाम सर हिला दिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो तो रात को कमरे में आए ही नहीं थे। मैं सारी रात उनका इंतजार करती रही, मगर उन्होंने मुझे देखा तक नहीं कि वो घर पर हैं भी या नहीं। इस्ती की आवाज में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था, मगर पूजा जी का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। वो आगे कुछ और भी कहने वाली थी कि तभी नीचे से शोर की आवाज आई। घर का पुराना नौकर रोता हुआ भागता हुआ ऊपर आया। मैडम जी, गजब हो गया, शोभित सर का एक्सीडेंट हो गया है और वह सिटी हॉस्पिटल में, उनकी हालत बहुत खराब है। यह खबर वहां किसी बम की तरह फटी थी। इशिता का दिल जैसे धड़कना भूल गया, जबकि पूजा जी ने अपना सीना पीट लिया है। भगवान, मेरा जवान बेटा, मेरा शोभित। फिर वो जहरीली नजरों से इशिता की ओर मुड़ी और उसे जोर से धक्का दे दिया। यह सब तेरी वजह से हुआ है। मनहूस लड़की, तेरे कदम पड़ते ही मेरे घर को आग लग गई। अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और तूने मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा दिया है। भगवान, अब मैं
क्या करूं? वो चीखती हुई बाहर की ओर भागी और इश्ता भी नंगे पांव उनके पीछे दौड़ पड़ी। अस्पताल का मंजर किसी तूफान से कम नहीं था। हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। इश्ता अभी भी अपने भारी भरकम जोड़े में थी और अस्पताल में मौजूद हर इंसान की नजर उस दुखी दुल्हन पर टिक गई थी जो अपनी की पहली सुबह अपने सुहाग की जिंदगी की दुआ मांगने आई थी। आईसीयू के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि दादाजी व्हीलचेयर पर बैठे थे और उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। पूजा जी ने आते दादाजी के घुटनों पर हाथ मारते हुए कहा, अंकल जी, देखा आपने अपनी पसंद का नतीजा। मैं ना कहती थी। यह लड़की हमारे घर के लिए अशुभ है। अभी कल ही तो आई है और आज शोभित जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आते ही मेरे बच्चे को खा गई। दादाजी ने कमजोर आवाज में हाथ उठाया। बस कर दो पूजा, भगवान से डरो। यह वक्त इन बातों का नहीं है। और इस सब में इस मासूम बच्चे का क्या कसूर? जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। इश्ता एक कोने में खड़ी रो रही थी कि तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर सिर झुकाए बाहर निकले। सब लोग उनकी तरफ भागे। डॉक्टर ने अफसोस भरी नजरों से दादाजी को देखा और धीमी आवाज में कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर सिर पर चोट बहुत गहरी है और काफी खून भी बह चुका है। शोभित जी कोमा में चले गए हैं। अब दवा से ज्यादा दुआ और देखभाल की जरूरत है। यह शब्द दादाजी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। उनका कमजोर दिल वो थे कि हालत बर्दाश्त ना कर सका। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और उनके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, शोभित, और वो वहीं व्हीलचेयर पर एक तरफ को लुढ़क गए। अंकल जी! पूजा जी की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत इमरजेंसी में पहुंचाया, मगर वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुके थे और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। एक ही दिन में उस घर पर दो बड़ी विपत्तियां आकर टूट पड़ी थी। एक जिंदगी मौत से जूझ रही थी और दूसरी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। घर का माहौल बेहद थी बाहर रखी थी और रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। मगर पूजा जी का रोना और ताने देना बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने खानदान की हर औरत के सामने इशिता को जलील करना जैसे अपना मिशन बना लिया था। देखो देखो इस मनहूस लड़की को। इसके कदम पड़ते ही मेरा हंसता खेलता घर उजड़ गया। पहले मेरे भतीजे को निगल गई और अब मेरे बाप समान इंसान को भी ले गई। कैसी मनहूस है यह लड़की। खानदान की औरतें भी इश्ता को अजीब और नफरत भरी नजरों से देख रही थी और आपस में धीरे धीरे सरगोशियां कर रही थी। सच में आते ही पूरा घर बर्बाद कर दिया। इश्ताएं कोने में सिमटी बैठी थी और उसके कानों में यह शब्द बार बार गूंज रहे थे। ऊपर से पूजा मासी की कड़वी बातें उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। वो सोचने लगी, शायद पूजा मासी सच कह रही है। मेरा नसीब ही ऐसा है। पहले माँ छोड़कर चली गई, फिर पापा ने भी कभी पलट कर नहीं देखा और अब कुछ ही समय में दादाजी भी चले गए। वो हिचकियों से रो रही थी। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था, मगर तभी उसने अपना अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस की। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने पति को मौत के मुहाने पर तन्हा नहीं छोड़ूंगी। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद उसने अपनी जेवर उतार दिए और सादे कपड़े पहनकर अस्पताल पहुंच गई, जहां शोभित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसका पूरा शरीर पट्टियों और मशीनों